सोशल वर्क के नाम पे, वॉलंटरी वर्क के नाम पे आंगनवाड़ी कर्मियों से हेल्थ और एजुकेशन के जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही ज़रूरी, और हमारी यूनियन ने इसको बार बार कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों से जो करवाया जा रहा है वो बेकार है, वो अनपेड लेबर है। वो काम हमारे अधिकार क्षेत्र के, कार्य क्षेत्र के बाहर है। मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है, एक तरीके से लागू भी वो कर ही रहे हैं। ज़्यादातर हमारे साथियों को लगता है स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में, शशिकला ये नाम मैं चाहती हूँ आप इन सब लोगों से पूछिए कि किस बिना पर अपने वर्कर यूनिवर्सिटी में जो सरकारें वो हमसे करवा रही है। हेलो 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 करें हम बातचीत शुरू। मुझे लगता है आप लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से दिल्ली की आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उनकी स्ट्राइक 31 जनवरी से शुरू हुई है। ये एक अनिश्चितकालीन इंडेफिनिट स्ट्राइक है और हम लोग पिछले लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके सामने कई सारी अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि पूरे देश में ही अलग अलग जगहों पर आंगनवाड़ी विमेन वर्कर्स लगातार अपने संघर्षों को चला रही हैं। उसका एक कारण ये भी है कि 1975 से जब से ये स्कीम लागू की है, ये बेसिकली केंद्र सरकार की स्कीम है, जब से ये स्कीम लागू की गई है तब से सोशल वर्क के नाम पे, वॉलंटरी वर्क के नाम पे आंगनवाड़ी कर्मियों से हेल्थ और एजुकेशन, ये जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही ज़रूरी सेक्टर्स हैं, उनके काम करवाए जाते हैं। मेन काम है जो प्री फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन से पहले का जो काम है वो काम, बच्चों को पढ़ाने का काम, उनको आंगनवाड़ियों पे डेली लाने का काम, प्लस जो नर्सिंग लैक्टेटिंग मदर्स है उनके न्यूट्रिशन का काम, उनकी ज़रूरतों को देखने का काम, और साथ ही छोटे बच्चे, 6 साल से छोटे बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको देखने का काम। ये काम बेसिकली आंगनवाड़ी विमेन वर्कर्स और हेल्पर्स करते हैं। 2 कैटेगरीज हैं, कुछ जगहों पे मिनी वर्कर्स भी, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं। दिल्ली में 2 ही तरह के काम हैं, वर्कर्स का काम, हेल्पर्स का काम। वर्कर्स का काम और हेल्पर्स का काम, और ये 1975 से ही ये स्कीम जो है, इसको बार बार ICDS की स्कीम को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है भारत सरकार की, उसको एक वॉलंटरी स्कीम के तौर पे सरकार ने लागू किया। हालांकि जो इसमें ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, यानी कि वर्कर्स और हेल्पर्स, वो वॉलंटरी हैं। बाकी पूरा डिपार्टमेंट परमानेंट है, पक्का डिपार्टमेंट है। सुपरवाइजर जो काम करते हैं वो एक परमानेंट काम है, उन पे भी ठेके पे भर्ती हो रही है, वो अलग बात है। फिर इनके ऊपर CDPOs है, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वो परमानेंट पोस्ट हैं। जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं, फिर डायरेक्टर हैं, और ये सारी पोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी, जो अफसरान के लेवल की पोस्ट हैं, वो सब परमानेंट है। लेकिन जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, जो बच्चों, माओं की देखभाल का काम करते हैं, वो सारा काम जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे होता है। अब सवाल एक ये भी बनता है कि इतनी ज़रूरी स्कीम में आप औरतों को, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, सस्ते श्रम का,
चीप लेबर का एक सोर्स है। आप औरतों को किन्हीं भी वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आरक्षित है, वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। और ख़ास तौर पर इस ICDS स्कीम में ये हो रहा है कि वो तलाशते हैं ऐसी औरतें जो डिपेंडेंट हों, जो किसी ना किसी तरीके से सिंगल मदर हो या विडो हो या डिवोर्सी हो, वो ये ढूंढते हैं। किसी को लग सकता है शायद इसलिए ढूंढते हैं कि उनको औरतों की फिक्र है, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी बार्गेनिंग पावर किसी से भी ज़्यादा कम हो। वो उतना रैडिकली किसी भी चीज़ को उठाने में डरेंगी क्योंकि उनको पता है कि वो अकेली ब्रेड विनर है और समस्या आ जाएगी अगर वो किसी भी तरीके से आवाज़ उठाएंगी अपने हकों के लिए। तो ये लंबे समय से ये जो स्कीम चल रही है इसमें ये हो रहा है। अब धीरे धीरे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने वर्कलोड बढ़ाना शुरू किया है। किसी को लग सकता है कि अच्छा आंगनवाड़ी काम ही क्या करती है, आपको बच्चों को देखना है, माओ को देखना है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको जिसके लिए परमानेंट लेबर फोर्स की ज़रूरत हो। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि इनसे वो सारे काम भी करवाए जाते हैं जो आंगनवाड़ी की स्कीम के मैंडेट में आते ही नहीं, चाहे वो आधार का काम हो, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो इस वक्त कोविड पैंडेमिक में वैक्सीनेशन की लिस्ट बनाने का काम हो, फिर PMMVY स्कीम है, मातृ वंदना योजना सरकार की स्कीम है, उसको लागू करने का काम हो, पेंशन के जो बेनिफिशरीज है उनकी लिस्ट बनाने का काम हो, ये सारे काम इनको करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा काम इलेक्शंस में, सारा इलेक्शंस का जो नीचे का काम है PLO इन्हीं में से बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि चुनावी पार्टी अपने कैनवसिंग में आंगनवाड़ी का इस्तेमाल करती है और ये लंबे समय से हो रहा है। हमारी यूनियन का, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का साफ मानना है आंगनवाड़ी की पूरी योजना ICDS स्कीम एक स्कैम है, एक घोटाला है, एक धांधली है जो 1975 से चली आ रही है। और इसमें किसी भी झंडे की पार्टी, किसी भी नीति, किसी भी रंग की पार्टी आ जाए, ये धांधली है, ये जो इतना बड़ा भ्रष्ट आचार है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये आज की देन नहीं है, बहुत समय से चल रही है। अब सरकारों को ये भी पता है कि ये वो लोग हैं जिनकी कम्युनिटी में पकड़ है, ये जाते हैं डायरेक्टली, इनका कांटेक्ट है लोगों से, तो ये उनके लिए एक तरीके से इंडिस्पेंसेबल भी है, ज़रूरी भी है। सरकारें इनके बगैर काम भी नहीं कर सकती क्योंकि ये रग रग से वाकिफ़ है अपने इलाकों की। मतलब ये आप कह सकते हो ये लाइफलाइन है किसी भी इलाके की। और ये दिल्ली में 95 प्रोजेक्ट्स है, तो आप समझो कि 95 प्रोजेक्ट्स में जहाँ जहाँ पर दूर दराज के रिमोट इलाके, मतलब हो सकता है बहुत से लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने हो, वहाँ पर सेंटर्स हैं और वहाँ पर ये जाती हैं और सरकारों को पता है इनकी पहुँच वहाँ तक है जहाँ तक आमतौर पे सरकारी मशीनरी की भी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल स्टेट मशीनरी का पार्ट बना दी जाती है, अब सरकारों को जो नीतियाँ बनानी है सारा डेटा तो यही जुटा के दे रही है। सेंसस के आधार पे सारा काम होता है, सारा सेंसस का डेटा ये कलेक्ट कर रही है। ये तो जानवरों तक के सर्वे कर रही है, तो सरकारों के पास जो जानवरों की भी रिपोर्ट जा रही है वो ये इकट्ठा कर रही है। लेकिन जिस हालात में काम हो रहे हैं वो तो बाद में सवाल जवाब में भी बहुत सारी जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हेल्पर्स हैं वो भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ये जिन हालातों में काम हो रहे हैं वो सब ह्यूमन है, वो इंसानों के लायक कार्य स्थितियाँ नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों को आमतौर पे भी एक जनरल परसेप्शन है कि आप काम ही क्या करते हो, 5 घंटे आपको जाना है। और कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी पिछड़ी कॉन्शियसनेस, पिछड़ी चेतना की वजह से हम औरतों को भी लगता है कुछ नहीं कर रहे तो चलिए जाके 2500, 5000, 5000, 10,000 तो 3 साल पहले हुए, उससे पहले तो 2500, 5000 मिलता था दिल्ली में। तो औरतों की भी पिछड़ी चेतना की वजह से उनको लगता है कुछ नहीं कर रहे, चलो यार 2 पैसा ही आ जाएगा घर में। लेकिन ये पूरा जो आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक नॉन कमोडिफाइड सर्विस, एक जो माल तो कोई ठोस नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे एक
इस तरीके की सर्विस में लगे हुए जो सबसे ज्यादा आरक्षित तबके हैं सोसाइटी के, समाज के, उनका अतिशोषण करने का काम खुले तौर पे सरकारें करती आई हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी कानून के इन्फ्रिंजमेंट के कि हम किसी कानून को पालन नहीं उसका कर रहे हैं, बिना किसी डर के खुले तौर पे सरकारें करती हैं। और हमारी यूनियन ने इसको बार बार कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों से जो करवाया जा रहा है वो बेकार है, वो अनपेड लेबर है। वो काम हमारे अधिकार क्षेत्र के, कार्य क्षेत्र के बाहर है, अगर सरकारें वो हमसे करवा रही है तो आप हमसे बेगारी करवा रहे हो। और हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि इस वक्त सबसे पहली एफआईआर जो अनपेड लेबर की अंडर सेक्शन 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दायर होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे सीएम्स के लिए दायर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी निगरानी में ये अनपेड लेबर का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है और दिल्ली के दिल में जो कैपिटल है हिंदुस्तान की वहां पर चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, किसी को नहीं पता है। बेगारी पनिशेबल ऑफेंस है, आप नहीं करवा सकते हो, आप अनपेड लेबर बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। और आज की डेट में डिपार्टमेंट के आला अफसर हो, सीडीपीओज हो, इनके कोऑर्डिनेटर्स हो, इनको इसी वल्नरेबल, इनके आरक्षित जो स्थिति है उसका बार बार हवाला देके खुले तौर पे धमकियां दे रहे हैं कि तुम काम ही क्या करती हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, मास टर्मिनेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मुख्य बात, इन तमाम कार्य स्थितियों में काम करने और जो पहले 2500-5000 मिलता था, 2017 में हड़ताल हुई, उसके बाद जो बढ़ा, इन तमाम चीज़ों और ये जो आप कह सकते हो हालात है पूरे आंगनवाड़ी में, हिंदुस्तान में भी और ख़ास तौर पे दिल्ली में, इनको लेकर दिल्ली की जो आंगनवाड़ी कर्मी है उनका पहला स्ट्रगल 2015 में शुरू हुआ दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के लीडरशिप में। 2015 में 28 दिन की हड़ताल चली थी। मैं एक बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ ताकि हम आज प्रेजेंट तक आ सके, थोड़ा सा डिटूर है लेकिन आना ज़रूरी है। 2015 में 28 दिन की हड़ताल चली थी यहीं केजरीवाल महोदय के घर के बाहर, 28 दिन हम बैठे और उसी वक्त पे केजरीवाल सरकार नई पावर में आई थी, वो तमाम महिला संगठनों को बुला रहे थे, क्योंकि तब इन्होंने एक जो सबसे बड़ा इनका एक आप कह सकते हो कि जुमला, हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए वो ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन हवाबाजी करने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी पीछे नहीं है, तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरास का एक वो बड़ा हुआ बनाया था कि हम सीसीटीवी कैमरास जो है लगाएंगे औरतों की निगरानी के लिए। निर्भया वाला जो पूरा घटना, जो हादसा हुआ था वो 2012 में हुआ था, तो इन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरास, और उन्होंने उसी वक्त पे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग रखी थी। हमारी यूनियन भी एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, औरतों की यूनियन थी, सिर्फ हम इनवाइटेड नहीं। लेकिन उसके बाद हड़ताल 28 दिन चली, उसका प्रेशर बना, तब जाके इन्होंने एक डेलीगेशन बुलाया। उस डेलीगेशन में मैं खुद थी और हमसे एक रिटन समझौता किया यूनियन के लेटर हेड पे, लेकिन 2 साल तक कुछ भी लागू नहीं हुआ। जो सबसे पहली मांग थी मानदेय बढ़ोतरी की मांग, वो नहीं लागू हुई 2015 की हड़ताल के बाद, इनसे वार्ता करने के बाद। उसके बाद 2017 में नए सिरे से जून में फिर एक मूवमेंट बनना शुरू हुआ, एक संघर्ष की जमीन तैयार हुई, क्योंकि लगातार इंस्पेक्शन हो रहे थे और 3 हेल्पर्स और 3 वर्कर्स को इंस्पेक्शन के नाम पे निकाला था। उसके बाद हड़ताल चली 58 दिन और तब एक डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूटेड यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करने से केजरीवाल गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। वो बार बार ये शर्त रखते थे कि डेलीगेशन में होंगे तो सिर्फ वर्कर्स हेल्पर्स होंगे। ये इतना डीपोलिटिसाइज्ड मजदूर आंदोलन को का विराजनीतिकरण करने का जो ये पूरा एक आप कह सकते हो एक कॉन्स्पिरेसी है,
यूनियन को आप मजदूरों के बरक्स खड़ा करते हैं, जैसे यूनियन कोई बाहर की चीज है और वर्कर्स जो हैं वो कुछ और होते हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री हमेशा मेल्स रहे, आदमी रहे, औरत रही है कभी? कभी नहीं रही। ये तो कोई इशू नहीं रेज करता है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री को किसी बच्चे को मंत्री बना दो या किसी स्त्री को मंत्री बना दो। मंत्री तो वहां के पुरुष बनते हैं। अभी भी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे मंत्री, उससे पहले मनीष सिसोदिया थे। ये इशू कोई नहीं बनाता है। हम ये कभी नहीं कहते कि हम आम आदमी पार्टी के एकदम किसी आम कार्यकर्ता से बात करेंगे। हम तो नहीं ये शर्त बनाते हैं किसी कार्यकर्ता को पकड़ के हम बोल दें कि हमसे वार्ता कर लो। हम भी जो डेमोक्रेटिकली बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके नुमाइंदे से बात करते हैं। तो सरकार क्यों ये शर्त रखती है ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप इसी तरीके से वर्कर्स के स्ट्रगल्स को डीलेजिटिमाइज करते हो। उनको आप कह सकते हो कि आप उनको गलत साबित, गैर जायज साबित करने के लिए आप ये करते हो कि हम यूनियन से बात नहीं करेंगे। यूनियन और कुछ नहीं है, ये जो यहाँ बैठे हैं और इलेक्टेड लीडरशिप होती है वो आप नहीं डिसाइड करेंगे। और इस बार भी मैं ये बात क्यों ला रही हूँ, क्योंकि इस बार भी इस सरकार की यही मंशा है। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ पत्रकार आए होंगे तो उनसे भी मैं पूछूंगी पर्सनली। इंडियन एक्सप्रेस में कल की शायद वो रिपोर्ट है जिसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम वर्कर्स से बात करेंगे, हम इस महीने के एंड तक बात करेंगे। और हमने उनको कन्वे कर दिया है। क्या हमें यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन मिला है? हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला। किनसे बात हुई है इनकी? और आप वर्कर से बात करोगे, आप यूनियन के चुने हुए डेलीगेशन से बात करोगे। हमें पता है 2017 में मनीष सिसोदिया ने, जो कि खुले तौर पे तानाशाही चलाते हैं, एक डेलीगेशन गया था वर्कर्स का मिलने के लिए, और तब इन्होंने किस तरीके से इंटिमिडेट किया था लोगों से, उनके प्रोजेक्ट्स पूछ के, उनके नाम पूछ के कि तुम किस प्रोजेक्ट में हो, तुम अपना नाम बताओ, तुम किस प्रोजेक्ट में हो, तुम यहाँ बात करने आई हो। आप उनको इंटिमिडेट करोगे, हमें पता नहीं है आप क्या करते हो। और बहुत ही शर्म की बात है, एक ऐसी पार्टी जो वैसे तो एनजीओ पॉलिटिक्स के कूड़ेदान पर पैदा हुई है, पूरे सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट, जो आप कह सकते हो कि सबसे जो कई गुजरी लोगों को के डीपोलिटिसाइजेशन की पूरी राजनीति रिफॉर्मिज्म, क्योंकि उसके कूड़ेदान पे पैदा हुई आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति। लेकिन ये भी तो धरने आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं ना। आज ये किसी भी धरने को, आंदोलन को गैर जायज और इल्लीगल साबित कर देते हैं। ये हमें नहीं पता। इनका ये भी क्लेम है कि जो हमारे घर के बाहर इतनी दूर बैठी हैं ये आंगनवाड़ी की वर्कर्स नहीं है, इनका ये भी दावा है। मैं अपनी बहनों को कहूंगी कि अपने अपने आई कार्ड जरूर बाहर निकाल लें, कई बहनों ने निकाले हुए हैं, ताकि हमारी मीडिया के साथी भी इसको कवर कर सके। और प्लीज उन आई कार्ड्स को ऊपर कीजिए। सारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बहनें आई कार्ड, अपने अपने प्रोजेक्ट्स के आप आई कार्ड जरूर ऊपर करें, लहराएं, दिखाएं कि यहाँ हम 200-500 रुपए में बुलाई गई कोई भीड़ नहीं है, जैसे कि तमाम चुनाव पार्टियां अपनी रैलियों में बुलाती हैं। यहाँ हम आईसीडीएस में काम करने वाली औरतें हैं। यही सरकार है जो 2017 में और 2022 में भी ये दावा कर रही है कि मेरे घर के बाहर जो धरना लगा रहे हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की टैक्टिक होती है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो बोलेंगे वो कांग्रेस वाले धरना लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं बीजेपी वाले धरना लगा रहे हैं। मेरा सवाल है, बीजेपी के धरने में लाल झंडे क्या कर रहे हैं? लाल झंडे बीजेपी के किसी प्रदर्शन में, धरने में, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वहां तो भारत माता
की जय हो और जय हिंद, जो भी इनके जय श्री राम ये नारे लगते हैं, वो जो भीड़ ये इकट्ठा करते हैं उन्माद से भरी हुई, यहाँ हमारी मजदूर वर्गीय राजनीति है, इसको कलंकित करने का काम अरविंद केजरीवाल महोदय ना करें। ये दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से उनको वार्निंग है कि इसको कलंकित, इसको पॉल्यूट करने का काम ना करें। आप बीजेपी की बी टीम ज़रूर है, हमें क्रांतिकारी इनकलाबी ट्रेड यूनियन है, हमें गाली देने का ना काम करें। हमें पता है कि आप में और नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो फासीवादी राजनीति कर रहे हैं और आप दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म कर रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी हर चीज़ पर 19-20 का ही फर्क है। दोनों की पॉलिटिक्स अभी पंजाब में जाके ही सारी बात साफ हो रही है। लेकिन आज किस तरीके से सरकार ये पूरी मंशा बना रही है कि एक बार फिर से दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रतिनिधित्व करती है, उनसे बातचीत ना करके अपनी जेबी यूनियन, दलाल यूनियनें, तमाम ऐसी यूनियन जो है इसका क्लेम कर रही हैं। अभी कल ही सीटू से जुड़ी हुई एक यूनियन क्लेम कर रही है कि वो कोई धरना या प्रदर्शन करने वाली है। आपको अब याद आया है, अब आपको याद आया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के क्या मसले हैं। तो हड़ताल तोड़ने के लिए जो ब्लैक लेग्स का काम मजदूर आंदोलन में हमसे, इस आंदोलन से पहले भी हुआ है, वो लगातार हो रहा है। और हमें पूरे इस बात की आशंका है कि केजरीवाल सरकार या तो एकदम कोई जेबी, और मैं कहूँगी मीडिया के साथियों को इसको ज़रूर प्रचारित करें, इसको प्लीज़ अपने उसमें वो करें, या तो ये रातों रात कोई फर्जी जेबी यूनियन बनाएंगे जिसके साथ इनकी वार्ता हो जाएगी और ये डिक्लेयर कर देंगे कि हड़ताल ख़त्म है, या फिर वैसी दलाल यूनियनें जिनका हमारी हड़ताल से, आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उनको बातचीत के लिए बुलाएंगे और कह देंगे कि हड़ताल ख़त्म हो गई है। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बहनें ही ये कहने के लिए काफ़ी हैं। क्या हमारी हड़ताल इससे ख़त्म हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल सरकार के पास एक ही रास्ता है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुलाएं। हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है। हमने 31 तारीख को भी कहा था, पहले दिन ही आप बातचीत कर लीजिए, जो स्टेलमेट है उसको ख़त्म कर लीजिए, हमारी जो मांगे उनको मान लीजिए। क्या है हमारी मांगे? मांग नंबर 1, दिल्ली में सभी वर्कर्स को जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं उनका मानदेय तत्काल प्रभाव से 25,000 किया जाए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का मानदेय तत्काल प्रभाव से 20,000 कर दिया जाए। ये हमारी डिमांड नंबर 1 है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में जो इन्होंने डिपार्टमेंट और सरकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि हम मानदेय बढ़ोतरी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम बहुत मामूली सा बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इस वक्त ये बात कर रहे हैं। 2 बातें। पहली बात, अगर आप मामूली ही मानदेय वृद्धि कर सकते थे तो आपने 2017 में 58 दिन चली हड़ताल के बाद हमारा मानदेय डबल कैसे कर दिया था? आप अगर मामूली वृद्धि करते। दूसरी बात, पंजाब में जाकर आप वहाँ की आंगनवाड़ी कर्मियों को जो लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम तुम्हारा मानदेय डबल करेंगे, आप वो कैसे कर सकते हैं? आप तो कर ही नहीं सकते हैं। आप तो कह रहे हो आप मामूली वृद्धि कर सकते हो, डबल आप कैसे कर सकते हो? वहाँ पर भी तो आप स्टेट गवर्नमेंट रहोगे ना। तो ये आम आदमी पार्टी एक प्रोफेशनल लायर्स की पार्टी है, ये क्रुक्स है, बंच ऑफ क्रुक्स, जिसको लीड एनजीओ ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। और ये बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का गिरोह, लगातार झूठ बोल बोलकर हमारे स्ट्रगल को इलेजिटिमेट करार दे, इसके लिए तमाम तरीके के तिगड़म आजमा रहा है। और एक तिगड़म यही है कि हम तो मामूली बढ़ोतरी कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है जो ये अपना हक का शेयर बढ़ा सकते हैं। और ये मांग दोनों सरकारों के साथ है। लेकिन ऑब्वियसली ये हर कोई जानता है कि स्टेट गवर्नमेंट
हर राज्य में आंगनबाड़ी को ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। यही रीज़न है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, यूपी में योगी के खिलाफ हो रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उनके राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मी बहुत खुश हैं। ये उनका क्लेम है, जबकि आप देख सकते हो कि जहाँ जितने भी राज्यों में बीजेपी है वहाँ आंगनबाड़ी कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कर्नाटक में भी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1-2 दिन की स्ट्राइक की थी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो लगातार ही उनका बीच बीच में चल रहा है, हरियाणा में भी चल ही रहा है। मांग नंबर 2, अक्टूबर 2018 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1500 रुपये और हेल्पर्स का मानदेय 750 रुपये बढ़ाया जाए, अक्टूबर 2018 से। आज फरवरी 2022 हुई है, इसका जवाब भी मैं नहीं दूंगी। क्या ये मानदेय आपके अकाउंट्स में आया बहनों? एक बार बता दीजिए मीडिया के साथियों को कि मोदी जी ने आपके अकाउंट्स में 15 लाख जैसे भेजे थे, वैसे 1500 और 750 भेजे? 15 लाख तो पक्का आए होंगे। नहीं, अकाउंट आप ठीक से नहीं चेक कर रही हो, 15 लाख आए होंगे। तो 15 लाख के जुमले की तरह ये 750 और 1500 की जुमलेबाजी भी वो सरकार कर रही है जिसने इस टाइम देश को बेचने की कसम खाई है। मतलब इतने बड़े सेल्समैन शायद ही कोई हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुए हो जितने बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी है। एक एक करके सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम करे। और मैं आप मीडिया के साथियों को भी बताना चाहती हूँ, इनकी मंशा है ICDS स्कीम को भी प्राइवेटाइज करनी। देर सवेर इनको ये स्कीम प्राइवेटाइज करनी है। ये लगातार खाना जो आंगनवाड़ियों में बंटता है उसको ये लाना बंद कर रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके लिए तमाम मजदूर नागरिक संगठन पिछले लंबे समय से भी आंदोलन करते रहे कि DBT किस तरीके से बेनिफिशरीज के भी खिलाफ है और जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके भी खिलाफ। और DBT के जरिए सरकार एक तरफ आम लोगों को इस देश के बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और ज़ाहिर तौर पे खाना आना बंद हो जाएगा तो आंगनवाड़ियों को भी धीरे धीरे बंद करने का इनके पास रास्ता खुल जाएगा। तो मांग नंबर 2 कि 2018 अक्टूबर में जो मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया था 1500-750 का मानदेय बढ़ोतरी, उसको तत्काल रिलीज किया जाए, यानी एरियर। और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं आया करता, इसको तत्काल रिलीज किया जाए। तीसरी डिमांड जो कि आप कह सकते हो एक महीने में हमारी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये वैसी डिमांड है जिसमें अभी और ज़्यादा मूवमेंट को बड़ा करने की ज़रूरत है। वो है आंगनवाड़ी कर्मियों के रेगुलराइजेशन की डिमांड, कर्मचारी बनने की डिमांड, वेतनमान इनके लिए लागू हो। C और D एम्प्लॉइज जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं वैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को वो स्टेटस दिया जाए। वॉलेंट्री वर्क के नाम पे बेगारी करवाना, अनपेड लेबर करवाना तत्काल बंद किया जाए और हमें एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बाकी बेनिफिट्स हैं, ESI, PF, सर्दी गर्मियों का अवकाश, पेंशन, ये दिल्ली और देश के सभी पेंशनर्स के लिए सर्वे करती है, उनका पेंशन का पैसा लाती है। आपको पेंशन मिलता है? यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं जो 50-55 की उम्र में है और पिछले 30-35 साल से वो आंगनवाड़ियों में काम कर रही है। और आंगनवाड़ी स्कीम में जब काम उनका ख़त्म हो जाएगा, उनकी एज ओवर हो जाएगी, तो उनको निकाल दिया जाएगा मक्खी की तरह। जितना इस्तेमाल करना था उनका कर दिया गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने 2017 में जब हड़ताल हुई थी उसके बाद ये कहा था कि फ़ोन का पैसा, क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन दे दिए गए हैं, स्मार्टफोन इनके पास है
जिसका पैसा भी इनको अपनी जेबों से भरना पड़ता है, उसके बिल भी अपनी जेबों से भरने पड़ते हैं, वो बिल भी नहीं आ रहे हैं। वो कई कई महीनों के, मुझे 1 साल 1.5 साल कुछ 1400 रुपये हो गए सुनानी की। ये पैसा नहीं आ रहा और ये इनको अपने अपने जेबों से देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो आंगनवाड़ियों को सजाने का काम है, चार्ट पेपर लाना है, आपको कुर्सियाँ लानी है, दरी लानी है, मैट लाना है, झाड़ू लाना है, वो भी अपनी जेबों से देते हैं। ये है ये धांधली। आंगनबाड़ी में जो मीटिंग होती है उसका खर्चा भी हम लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारी एक और महत्वपूर्ण डिमांड है जो बहुत कम हाईलाइट हुई है, वो है मोदी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारी एक और महत्वपूर्ण डिमांड है जो बहुत कम हाईलाइट हुई है, वो है मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है। एक तरीके से लागू भी वो कर ही रहे हैं। ज़्यादातर हमारे साथियों को लगता है, स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, या स्कूल में जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि नई शिक्षा नीति सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स को टारगेट कर रहा है। नहीं, नई शिक्षा नीति आंगनवाड़ी कर्मियों को भी टारगेट कर रहा है। ये लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि आंगनवाड़ियों को प्राइमरी स्कूल्स के साथ जोड़ो, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि आंगनवाड़ियों से छटनी होगी। ना सिर्फ आंगनवाड़ियों से छटनी होगी, बल्कि जो रेगुलर स्कूल टीचर्स हैं, जो काम कर रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉइज के तौर पे, उनकी भी छटनी धीरे धीरे सरकार करेगी। तो हमारी एक और महत्वपूर्ण डिमांड है कि नई शिक्षा नीति को वापस लो। एक जो दिल्ली के लेवल पर केजरीवाल सरकार ने किया है, वो है SSK शुरू करना। सहेली समन्वय केंद्र खोले गए हैं। सहेली समन्वय केंद्र क्या है? हमारी बहनों को बोला जा रहा है कि आप अपने कम्युनिटी की औरतों को सशक्त बनाने के लिए कोई स्किल सिखाओ। आप इन्हें सिलाई सिखाओ, बुनाई सिखाओ, कुछ भी जो आपको, आप सारी बहनों को ज़रूरी नहीं आता हो, पहले तो उनको खुद ही स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अब ये कितना अच्छा होता कि इस स्कीम में आप रोज़गार जनरेट करो, ऐसे लोगों की भर्ती करो जो औरतों को ये स्किल सिखाएं। और अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे कि 55,000 सरकारी पद भर देंगे, ठेके पर सारा काम खत्म करके सारी नौकरियां परमानेंट कर देंगे, ये भी सच हो जाता। आपका ये हवाई वायदा भी सच हो जाता। नई भर्ती करो, नया रोजगार जनरेट करो, और जो ये काम करती है इनको वो काम करने दो, और SSK के तहत आपको नई भर्तियां करके आप और लोगों से वो काम करवाओ। अब SSK के तहत इनको इसी मानदेय में 4-4 बजे तक आंगनवाड़ियां खोलनी पड़ती, जहां पर पहले 2 बजे तक ये रहते थे, अब इन्हें 4 बजे तक सेंटर खोलने पड़ते हैं। लेकिन बढ़ोतरी कोई नहीं हुई है, मानदेय वही का वही है। महंगाई आप देख लो, वर्कलोड आप देख लो, हर तरीके से आप देख सकते हो कि जो मांगे हम उठा रहे हैं, मेमोरेंडम जो हम आपको सौंपेंगे उसमें हमारी बाकी सारी मांगे भी हैं। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर जो आज के वक्त में अब डिमांड नंबर 1 बनती है, ये सारी डिमांड्स तो है ही। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट और अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार टेरराइज कर रहे हैं हमारी बहनों। डिमांड नंबर 1, हड़ताल में शामिल किसी भी वर्कर या हेल्पर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी को टर्मिनेट करने की धमकी नहीं दी जाएगी, किसी को सस्पेंड करने की धमकी नहीं दी जाएगी। टर्मिनेशन और सस्पेंशन तो नहीं होगा, लेकिन इसकी धमकी भी दी जाएगी, तो ये हड़ताल खत्म नहीं होगी, ये हड़ताल जारी रहेगी। और अब अरविंद केजरीवाल से जो डेलीगेशन मिलने जाएगा, डिमांड नंबर 1 ये है। मैं क्यों इसको इतना जोर दे के कह रही हूँ? इनके डिपार्टमेंट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं, ये हैं जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह, इनका नाम है, ये आपको प्रेस किट में मिल जाएगा। ये नवलेंद्र कुमार सिंह जो डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं, ये खुले तौर पे जो इनके ऑफिसर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मास टर्मिनेशन की धमकियां हमारी बहनों को दें।
मास टर्मिनेशन की धमकियां। इनका मैं कहूंगी नाम जरूर लीजिए और इनसे पूछिए, क्योंकि मुझे पता है ये तो रिफ्यूज कर देंगे कमेंट करने से, लेकिन हमारे पास इनकी ऑडियो क्लिपिंग है। आपको वो भी हम ऑडियो क्लिपिंग मुहैया करवाएंगे, जिसमें ये क्या कर रहे थे, जिसमें ये तमाम CDPOs और सुपरवाइजर्स को कह रहे थे कि एक आंदोलन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने शुरू किया है, तुम एक दूसरा आंदोलन शुरू करो, काउंटर मूवमेंट शुरू करो हड़ताल के खिलाफ। जो हड़ताल में जा रही है उसको धमकाओ, डराओ, जो करना है करो। ये जॉइंट डायरेक्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, IAS लेवल का बंदा है ये, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत, इतनी बड़ी गैर कानूनी हरकत ये खुलेआम कर रहा है। दूसरी मोहतरमा जो इनके विभाग की है वो है डेप्यूटी डायरेक्टर मिस लता नेगी। वो खुले तौर पे कह रही है कि हड़ताल में जो 5 आगे लीडर टाइप आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनको सस्पेंड करो, पूरा मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। ये डेप्यूटी डायरेक्टर है डिपार्टमेंट की। मदनपुर खादर प्रोजेक्ट के, ये भी नाम आप नोट कीजिए, मदनपुर खादर प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर लोकेश कुमार, जो स्टॉक करके रात 11 बजे तक हमारी बहनों को धमकियों भरे कॉल करते हैं कि अगर आंगनवाड़ियां नहीं खोलोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। इसके अलावा प्रेम नगर प्रोजेक्ट में SSK की कोऑर्डिनेटर है शशिकला। ये नाम मैं चाहती हूँ आप इन सब लोगों से पूछिए ये किस बिना पर अपने वर्कर्स और हेल्पर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए मना कर रहे हैं, किस बिना पर ये इनको हड़ताल में आने से रोक रहे हैं। और ये इनके कच्चे चिट्ठे हैं, ये डिपार्टमेंट के अफसर हैं। ये देखिए, ये मैसेज है जो फॉरवर्ड किया गया है, जो हड़ताल 31 तारीख को शुरू हुई थी, उस दिन ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि आप लोग एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोगों, आप हड़ताल पर नहीं जा सकते हो। गलत बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम कर्मचारी नहीं हैं। आप एसेंशियल सर्विसेज का हवाला तब दो जब आप हमें कर्मचारी मानो। हम वॉलंटरी वर्कर हैं, हमारी मर्जी होगी सेंटर खोलेंगे, हमारी मर्जी होगी सेंटर नहीं खोलेंगे, हमारी मर्जी होगी काम करेंगे, हमारी मर्जी होगी काम नहीं करेंगे। डिसिप्लिन और ऑर्डर आप सरकारी कर्मचारियों से ऊपर के लगाते हो। आपको हड़ताल में आने से रोकना है, तब आपको एसेंशियल सर्विसेज की याद आ रही है। आप एस्मा लगाओगे, लगाओ आप एस्मा। आप एसेंशियल सर्विसेज की दुहाई तब देना जब आप यहाँ पर बैठी एक एक वर्कर, एक एक हेल्पर को परमानेंट करोगे, कर्मचारी का दर्जा दोगे, हमें उस दायरे में लाओगे। अभी हम स्वेच्छा से काम करते हैं, हमारी मर्जी हम काम करें नहीं काम करें। बाकी पूरा डिपार्टमेंट अफसरों के लेवल का परमानेंट है, लेकिन जो इस स्कीम को चलाने वाली, बनाने वाली जो औरतें हैं, जो नींव है, जो जड़ है इस पूरे प्रोजेक्ट की, पूरे स्कीम की, उनको आप वॉलंटरी बेसिस पे रखते हो। और इसी वॉलंटरी वर्क का हवाला इनके ज्वाइनिंग लेटर्स में, अगर किसी बहन के पास ज्वाइनिंग लेटर है अपना, व्हाट्सएप पे भी अगर वो प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए, हम वो मीडिया के साथियों को भी देना चाहते हैं। ज्वाइनिंग लेटर में साफ तौर पे लिखा है आपकी सर्विसेज को हम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मारुति ऑटोमोबाइल कंपनी की, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनी है, वहाँ पर एक बार जब ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट ने लागू करना शुरू किया था, कोर्ट गया था मैटर कि आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं लागू कर सकते हो। आप उस लेटर में ही हायर एंड फायर का उसूल आप नहीं कर सकते हो। ये है
इनका ज्वाइनिंग लेटर जिसमें साफ तौर पे लिखा है हम कभी भी आपकी सेवाएं टर्मिनेट कर सकते। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम डिपार्टमेंट लगातार, और मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के अपने साथियों से, ये मैंने जिनके नाम लिए हैं उनके नाम जरूर हाईलाइट करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने पोजीशन का, जिस पोस्ट पर, जिस पोजीशन पर वो बैठे हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी स्ट्राइक को विफल करने के लिए। हालांकि आप देख सकते हैं इससे हमारी ताकत कोई कमजोर नहीं पड़ी है। ये इनके तमाम हथकंडे जो हैं उनका जवाब यूनियन लगातार देती रही है, हमारी पहले लगातार देती रही है, ये वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये इलीगल चीज जो हो रही है वो मीडिया के सामने आनी चाहिए। और आप मेरी बात मत कीजिए, आप उनसे भी पूछिए वो क्या करते हैं, वो क्या, उनके क्या करते हैं वो खुद ही बताएंगे। और आप उनसे ये पूछिएगा, ये नवलेंद्र सर आप ही है ना, आपको उनके नंबर भी दिख जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो 1500 750 की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने की थी, जो कि ऑब्वियसली ओवर एंड अबव जो हमारा एग्जिस्टिंग मानदेय था उसके ऊपर मिलता, उसमें केजरीवाल गवर्नमेंट ने अपने तरीके का एक फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने कोविड पैंडेमिक के बीच में, जब अभी महामारी चली रही थी और लॉकडाउन था, एक नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर बढ़ाया है, मैं अपना शेयर कम करूं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो मानदेय वृद्धि तो कभी हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट बढ़ाएगा तो सेंटर कहेगा कि अब मैं अपने वाला कम कर रहा हूँ, सेंटर बढ़ाएगा तो स्टेट कहेगा कि मैं अपने वाला कम कर रहा हूँ। 1500 750 की बढ़ोतरी ऑलरेडी जो मानदेय मिल रहा था उस पर ओवर एंड अबव बढ़ोतरी है। अब ये अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच का मामला, उनके बीच में वैसे भी काफी रफ्त जब्त चलती रहती है। राम मंदिर का मसला हो, 370 हो, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का तो एक ही स्टैंड है, इस पर भी एक ही स्टैंड होगा मेरे ख्याल से। तो आपस में बातचीत कर ले कि किसको शेयर देना है। हमें वो एरियर मिलना चाहिए, हमें इससे लेना देना है। आप दिल्ली सरकार दे रही है, सेंटर की सरकार दे रही है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है वो हमें इसी चीज में उलझाएंगे, तो हमें ये मंजूर नहीं है। हमें 1500 750 की बढ़ोतरी, अपना जो एरियर है वो एरियर समेत चाहिए। हमारी आगे की रणनीति क्या होगी इस पर अगर सवाल जवाब में बात करनी हो तो मैं इस पर बात करूंगी। बाकी आप किसी भी बहन से आंगनवाड़ी में क्या हो रहा है, कोविड महामारी में क्या हो रहा था, और अरविंद केजरीवाल जी का दावा कि हमने 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, जरा हाँ